इतिहास में कुछ नाम अपनी वीरता के लिए जाने जाते हैं तो कुछ अपनी क्रूरता के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे नाम की जिसमें ये दोनों ही चीजें कूट कूट कर भरी थी। अलाउद्दीन खिलजी। वो सिर्फ एक सुल्तान नहीं था, वो एक ऐसा तूफान था जिसने एक पूरे साम्राज्य को पहले बनाया और फिर उसी को तबाह भी कर दिया। तो चलिए इस दिलचस्प शासक के बनने और बिगड़ने की कहानी को करीब से जानते हैं। कहानी की शुरुआत ही इन दमदार लफ्जों से होती है। ये एक ऐसे शासक की कहानी है जो इतना ताकतवर होने के बावजूद अपनी ही बनाई हुई आग में जलकर राख हो गया। तो खिलजी आखिर सत्ता तक पहुंचा कैसे? देखिए, खिलजी के लिए उसकी महत्वाकांक्षा, उसके लिए उसका सपना, वफादारी, रिश्ते, यहाँ तक कि खून के रिश्ते से भी कहीं ज्यादा बड़ा था। उसने अपने ही चाचा और ससुर सुल्तान जलालुद्दीन की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। उन्हें गले लगाने के बहाने बुलाया और जैसे ही वो गले मिले, खिलजी के एक इशारे पर सैनिकों ने सुल्तान की पीठ में खंजर घोंप दिए। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसने अपने चाचा के कटे हुए सिर को भाले पर लगाकर पूरी दिल्ली में घुमाया। ये एक खुला ऐलान था कि अब सुल्तान कौन है। दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही खिलजी ने बड़ी चालाकी से काम लिया। उसने जनता पर सोने और चांदी के सिक्कों की ऐसी बारिश की, इतनी दौलत लुटाई कि लोग ये भूल ही गए कि उनका नया सुल्तान कितने खूनी रास्ते से इस तख्त तक पहुंचा है। अब कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे किरदार की जो खिलजी की सबसे बड़ी ताकत भी बना और आखिर में जाकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। बात है साल 1299 की। गुजरात पर हमले के दौरान खिलजी के सेनापतियों को एक बहुत ही खास गुलाम मिला। उसे पूरे 1000 सोने के दिनार में खरीदा गया था और इसी वजह से उसका नाम पड़ गया 1000 दिनारी। इस गुलाम का नाम था मलिक काफूर। कहते हैं कि जब उसे पहली बार सुल्तान के सामने पेश किया गया तो खिलजी उसकी तेज बुद्धि और शख्सियत से इतना प्रभावित हुआ कि बस देखता ही रह गया। और यहीं से सुल्तान और उसके गुलाम के बीच एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत हुई जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। काफूर का उदय तो बस रॉकेट की रफ्तार से हुआ। एक मामूली निजी सेवक से वो खिलजी का सबसे भरोसेमंद सलाहकार बना और फिर मलिक नायब यानी कि डिप्टी सुल्तान के पद तक पहुंच गया। जाहिर है दरबार के बड़े बड़े अमीर ये देखकर जल भुनकर राख हो गए। तो एक तरफ ये महल की साजिशें थीं और दूसरी तरफ खिलजी आग और तलवार से अपने साम्राज्य को फैला रहा था और मजबूत बना रहा था। उस दौर में सबसे बड़ा खतरा था मंगोलों का। खिलजी ने इस चुनौती से निपटने के लिए जो किया वो आज भी सुनकर रोंगटे खड़े कर देता है। उसने सीरी का किला बनवाया और उसकी दीवारों में हजारों मंगोल सैनिकों के कटे हुए सिर चुनवा दिए। ये पूरी दुनिया के लिए एक खौफनाक संदेश था। मंगोलों से निपटने के बाद खिलजी ने राजपूताना के मजबूत किलों की तरफ रुख किया। रणथंभौर, जैसलमेर और चित्तौड़, एक के बाद एक किले जीते जरूर, लेकिन हर जीत के पीछे जबरदस्त टक्कर और क्रूर रणनीतियों की एक लंबी कहानी थी। यहाँ हमें जौहर की भयानक प्रथा को भी याद करना होगा। खिलजी की सेना के हाथों में पड़ने से बचने के लिए हजारों राजपूत औरतों ने सामूहिक रूप से आग में कूदकर अपनी जान दे दी। ये उसकी जीतों की एक बहुत ही भारी और दर्दनाक कीमत थी। उत्तर भारत की इन जीतों ने दक्षिण के दरवाजे खोल दिए और इस बार कमान संभाली मलिक काफूर ने। उसने देवगिरी और वारंगल जैसे राजों को लूटा, बेहिसाब दौलत दिल्ली भेजी और हां, मशहूर कोहिनूर हीरा भी वही दिल्ली लेकर आया था। खिलजी अपने शिखर पर था। साम्राज्य बहुत बड़ा था, खजाना लबालब भरा था, लेकिन कहते हैं ना, जब आप सबसे ऊपर होते हैं तो नीचे गिरने का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है। खिलजी के पतन के बीच किसी जंग के मैदान में नहीं, बल्कि उसी के आलीशान महल में बोए जा रहे थे। जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, सुल्तान का शरीर जवाब देने लगा। उसे जलोधर नाम की एक भयानक बीमारी ने घेर लिया। शरीर में सूजन, असहनीय दर्द। एक वक्त का अजेय सुल्तान अब कमजोर, लाचार और हर किसी पर शक करने वाला बन चुका था। और सुल्तान की इसी हालत का पूरा फायदा उठाया मलिक काफूर ने। उसने धीरे धीरे सुल्तान के कान भरने शुरू कर दिए। उसे यकीन दिला दिया कि उसकी बीवी, उसके बेटे सब उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। उसने सुल्तान को सबसे अलग थलग कर दिया और आखिरकार उसी लाचार सुल्तान से अपने ही बेटों को अंधा करवाने के हुक्म पर दस्तखत भी करवा लिए। जरा सोचिए, वो सुल्तान जिसके नाम से पूरी दुनिया कांपती थी, अब अपने ही खरीदे हुए गुलाम के हाथों की कठपुतली बन चुका था। सल्तनत की असली बागडोर
अब मलिक काफूर के हाथों में थी। तो अब आते हैं कहानी के सबसे आखिरी और चौंकाने वाले हिस्से पर कि कैसे सुल्तान की मौत के बाद ये पूरा खिलजी वंश ताश के पत्तों की तरह ढह गया। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। 1316 में अलाउद्दीन की मौत हुई। उसके सिर्फ 35 दिन बाद मलिक काफूर का भी कत्ल कर दिया गया। अगले 4 साल तक खूनी खेल चलता रहा और 1320 आते आते खिलजी खानदान का नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। खिलजी के बाद उसका बेटा मुबारक शाह गद्दी पर बैठा और उसने तो सल्तनत की इज्जत ही मिट्टी में मिला दी। उसका बर्ताव बहुत अजीब था। कभी औरतों के कपड़े पहनकर दरबार में आ जाता तो कभी सरेआम दरबार में नंगा दौड़ता। वो एक बहुत ही शर्मनाक दौर था। और इस वंश का अंत भी विश्वासघात से ही हुआ। मुबारक शाह की हत्या उसी के पसंदीदा खुसरो खान ने कर दी और खुद तख्त पर बैठ गया। इसके बाद जो आखिरी जंग हुई उसमें खिलजी वंश का बचा खोचा नामो निशान भी मिट गया। सिर्फ 4 साल। सोचिए जरा, जिस साम्राज्य को बनाने में दशकों का खून खराबा और जुल्म लगा, वो अपने बनाने वाले की मौत के बाद बस 4 साल में पूरी तरह से राख हो गया। तो हम इस कहानी को इसी एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या जो साम्राज्य डर, क्रूरता और धोखे की नींव पर खड़े होते हैं, उनकी किस्मत में अंदर से ही तबाह होना लिखा होता है?